सिविल सर्विसेज एग्जाम में पेपर ऐसा बनाया जाता है कि कोई एक बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा हो और दूसरा बच्चा अगर 10 साल से तैयारी कर रहा हो तो दोनों इक्वल फूटिंग पर होंगे। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो चाहिए वो मुझे पता है। पॉलिटिकल साइंस के हायर स्टडीज वाले बच्चे सक्सेसफुल नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। ये सब फालतू की बातें हैं कि ज्यादा पढ़ना होता है। एक मिथ है कि आपको करंट अफेयर्स रटने की जरूरत है। 4000 वर्ड्स डिवाइडेड बाय 155, मतलब पर मिनट आपको मिनिमम इतने वर्ड्स लिखने हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि इवन पॉलिटिकल थियरी में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको आंसर राइटिंग में चाहे जीएस की हो या ऑप्शन की हो, गागर में सागर बननी है, वही चीजें सर ने इन डेप्थ बताई। एडिटोरियल्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अभी तक सर क्या था कि पीएसआई और ऑप्शनल के लिए मोनोपोली थी शुभरंजन मैम की तरफ से, उनका नोट्स भी अच्छा है, क्लासेस भी अच्छी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, ये इम्पॉसिबल, ये फालतू की बात है। बहुत ज्यादा पढ़ना वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। इसलिए मैं आज भी इस तैयारी को मशीन बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी आपसे लिखने का पेपर लेती है। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है पीएसआई और ऑप्शनल में। पीडब्ल्यू के एक ग्रांड फैकल्टी हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाया है और उन्होंने काफी अच्छे रैंक्स को दिया है। इंटरव्यू को एंड तक पेशेंस के साथ में देखना, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी जानकारी मिलने वाली है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और किस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है एक पीएसआई ऑप्शन में, क्यों चूज करना चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज। सर को इनवाइट करते हैं। तो सर स्वागत है आपका मिशन पे, केजे मिशन। थैंक यू। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को पीएसआई और ऑप्शन क्यों लेना चाहिए, क्या क्या उसके की फैक्टर्स हैं उसको चूज करने से पहले? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जनरल स्टडीज़ के साथ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है। जैसे हम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ में कन्वर्जेंस है पॉलिटिकल साइंस का। आइडियोलॉजी का पूरा सेक्शन हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। दूसरा, सोशल इश्यूज़ का लगभग 50% पोर्शन, विमेन रिलेटेड पोर्शन या सेक्युलरिज्म रिलेटेड पोर्शन, वो सब कुछ हम लोग पीएसआईआर में पढ़ते हैं। प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट पोर्शन हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। ये पेपर 1 जनरल स्टडीज़ की बात हो गई। पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी पूरा हम जो भी जनरल स्टडीज़ का इंडियन पॉलिटी है उससे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। प्लस पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस जो जनरल स्टडीज़ में पूछा जाता है वो हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में कवर करते हैं। पेपर 3 में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं है, कुछ एक टॉपिक्स पे कन्वर्जेंस है, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन पेपर 4 में बहुत सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस है। पेपर 4 में जो हम इंडियन फिलोसोफर के बारे में पढ़ते हैं और वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट उसमें से मैक्सिमम फिलोसोफर्स ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एथिक्स के पेपर में, गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एथिक्स के पेपर में, एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और जनरल स्टडीज के पेपर में प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जनरल स्टडीज प्रीलिम्स पेपर में 10 to 12 क्वेश्चंस हर साल में इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 to 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द सेक्शन जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है वो बड़ी आसानी से कवर कर सकता है, और मेंस के एग्जाम में ऑलमोस्ट 500 मार्क्स का पेपर जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है वो बड़ी आसानी से कवर कर सकता है। उसका बड़ा एक्सटेंसिव अप्रोच होता है पीएसआईआर ऑप्शनल का, और प्लस वो आपको मल्टीपल लेवल पे हेल्प करता है। इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, एस्से के पेपर में आपको हेल्प करता है, और ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सर स्टूडेंट जब ऑप्शन को सोचता है कि मैं पीएसआई लूं या ना लूं, उसका सबसे बड़ा डाउट रहता है मुझे करंट अफेयर बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो कितनी रेलेवेंस है करंट अफेयर के ऑप्शन में? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पढ़ते समय आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एकेडमिक अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट गलती क्या करता है
स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हमने पहले नहीं पढ़ा है पास्ट में, या हमने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, तो क्या मेरे लिए ये लेना बहुत चैलेंजिंग होगा। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो। अमूमन हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में वो बच्चे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज नहीं की हुई है, या जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड के आते हैं, जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है पॉलिटिकल साइंस में, या जिन्होंने टेक्निकल बैकग्राउंड में अपना ग्रेजुएशन किया है, किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, कोई मेडिकल साइंसेज से है, ऐसे बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। दूसरा, स्टूडेंट के सामने एक डाउट होता है कि डायनेमिक एरियाज को हम कैसे पढ़े। जैसे आपने अभी पूछा कि बहुत सारा करंट अफेयर्स हमें पढ़ना हो, एज सच करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है पॉलिटिकल साइंस में, वो किसी थीम के आसपास रिवॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2020 के मेंस का क्वेश्चन है PSIR ऑप्शनल के, कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक का ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताइए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना, आपको रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो वैसे भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैं क्लास में करवाता हूं, लेकिन आपको 1991 से लेकर अब तक के डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि इवन पॉलिटिकल थियरी में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि कंटेम्पररी वर्ल्ड में लिबरल थियरी का क्या रोल है, लिबरल थियरी ऑफ स्टेट का क्या रोल है कंटेम्पररी वर्ल्ड में। बेसिकली वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि या तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एरिस्टोटल के जस्टिस के नोशन का कंटेम्पररी टाइम में क्या रेलेवेंस है, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन का नेचर ये है कि वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। इसके लिए बहुत हायर स्टडीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बेसिक अप्रोच की जरूरत है कि आपको एरिस्टोटल के जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए और कंटेम्पररी वर्ल्ड में उसको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, न कि आपको करंट अफेयर्स रट के पेपर में जाना है, क्योंकि सीधे सीधे केवल करंट अफेयर्स के बेस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो किसी थीम के अराउंड रिवॉल्व होता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक मिथ है कि सीधे सीधे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है। अगर मान लिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका विजिट किया है, तो हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका विजिट किया है या इंग्लैंड विजिट किया है। हमारे लिए सिग्निफिकेंट ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट से इंडो यूएस रिलेशनशिप में क्या क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ। अगर कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ तो उसको हम पॉइंट के फॉर्म में अपने थियरी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने नोटबुक में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं हम उसको रटने की कोशिश करें। इसलिए ये एक मिथ है कि आपको करंट अफेयर्स रटने की जरूरत है। बेसिकली करंट अफेयर्स आपको अप्लाई करना होता है, जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं उसको करंट अफेयर्स पे अप्लाई करना होता है, वो एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में वो बच्चा बहुत सक्सेसफुल है जिसने केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है, या वो बच्चा बहुत सक्सेसफुल है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है। पॉलिटिकल साइंस के हायर स्टडीज वाले बच्चे सक्सेसफुल नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। ये आपको जान सुनकर हैरानी होगी कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है उनके सक्सेस के चांसेस कम है। आपको ऐसे बच्चे कम दिखेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है, आपको ऐसे बच्चे बहुत दिखेंगे एग्जाम क्लियर करते हुए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में केवल BA किया हुआ है, जिन्होंने MA किया हुआ है। इनफैक्ट MA से भी ज्यादा आज के डेट में आपको BA वाले स्टूडेंट खूब दिखते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं। कारण क्या है कि उनका बहुत ज्यादा फोकस थियरी पे नहीं होता है, इसके पीछे का भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? अगर मान लिया वो स्टैटिक एरियाज से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, थियरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड का जो भी जिसने हायर स्टडीज की हुई है उसको एडवांटेज होगा उस पेपर में। सिविल सर्विसेज एग्जाम में पेपर ऐसा बनाया जाता है कि कोई एक बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा हो और दूसरा बच्चा अगर 10 साल से तैयारी कर रहा हो तो दोनों इक्वल फुटिंग पर होंगे। पेपर का नेचर ऐसा होता है कि दोनों बच्चों को बराबर कर दिया जाता है, इसलिए पेपर में कभी वो टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि टफ पूछने की उनको जरूरत नहीं। पेपर में वो ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स स्टूडेंट से लिखवाते हैं, स्टूडेंट को 4000 वर्ड्स लिखना होता है। अब आप इमेजिन करके देखिए 3 घंटे का टाइम है,
जिसमें 19 to 20 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हर क्वेश्चन को पढ़ने में और स्ट्रक्चर बनाने में 1 मिनट का अगर समय जाएगा तो इसका मतलब है 20 मिनट आपका ऑलरेडी जा चुका है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 3-4 मिनट इन्विजिलेटर के साथ आपके एंगेजमेंट में आपका खर्च हो जाएगा। टोटल 25 मिनट 180 मिनट में से जा चुका है। आपके हाथ में 155 मिनट है। 4000 वर्ड्स डिवाइडेड बाय 155, ये आता है कुछ 25.87 वर्ड्स के आसपास। मतलब पर मिनट आपको मिनिमम इतने वर्ड्स लिखने हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में। अगर एक ऐसा पेपर आए जिसमें आपको सब कुछ पता हो लेकिन हर मिनट में 26 वर्ड लिखने के लिए आए, वो पेपर ऑटोमेटिकली आपके लिए डिफिकल्ट हो चुका है। आपको सब कुछ पता होने के बाद भी अगर पर मिनट 26 वर्ड लिखने के लिए कहा जाए तो वो पेपर ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो चुका है। तो उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वो यंग टैलेंट को कैच कर सके। अगर वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो यंगस्टर्स उनके पास नहीं आएगा, वेटरन्स उनके पास आएंगे जो पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। फिर नया बच्चा उसके साथ कैसे कंपीट कर पाएगा? ये एग्जाम का लॉजिक है। इसीलिए एग्जाम में जो पेपर पूछा जाता है उसमें हर किसी को इक्वल फुटिंग पर रखते हैं और एप्लीकेशन पर उनका स्पेशल फोकस होता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक अपडेट देना है। जिन सर का मैं इंटरव्यू ले रहा है, आप इनका कोर्स भी PSIR का ऑप्शनल का कोर्स ले सकते हो। PW के एप्लीकेशन पे 10 कोर्सेज हैं और भी इनके GS के कोर्सेज हैं जो 9000 और 11000 में आप ले सकते हो, जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं। इनके कॉम्बो कोर्सेज भी हैं जो आपको GS प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी करा देंगे। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आप सब CSET को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, तो CSET को ले भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज लेके आ चुके हैं। आप सबके लिए गुड न्यूज ये है, अगर आप हमारे चैनल का कोड KJM इस्तेमाल करोगे तो आपको 500 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप इनका प्रीमियम कंटेंट भी परचेस कर सकते हो जिसमें आपको ये सारे ऑफर मिलेंगे, जिसका नाम सेलेक्ट 360 है, जिसका प्राइस 5000 रुपए है। देखिए, समझने वाली बात यह है, आप चाहे 2024, 25, 26 के लिए कभी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, 2023 का पेपर आपने देखा या UPSC अपने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए जा रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सोच समझ बुद्धि को डेवलप करना पड़ेगा और आपको इन डेप्थ में हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये खुद से कर सकते हो तो बढ़िया, अदरवाइज आप एक कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो जो अफोर्डेबल भी हो, जिसका प्राइस काफी कम हो। आप अगर हमसे पूछोगे तो हम आपको PW ने इसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी कम प्राइस पर आपको काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, काफी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है और नोट्स वगैरह भी इनका काफी शानदार रहता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सर ये 2 मिथ स्टूडेंट से क्लियर हो जाएंगे। पहला कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे इसको अदर वर्ड्स में पूछना चाहूँ तो प्रीलिम्स के तुलना में मेंस में जो आपका पॉलिटी आता है और ऑप्शनल जो पॉलिटी आता है, इनके करंट अफेयर का कितना लिंकेज है या कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जैसे आप पेपर 1 सेक्शन A पॉलिटिकल थियरी का पोर्शन है जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थियरी है। ये 100% स्टैटिक हुआ करता था। आज के डेट में ये 85% स्टैटिक है और 15% डायनामिक है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें मैं क्लास में पढ़ाता हूं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें स्टैटिक और डायनेमिक का रोल होता है। ऑलमोस्ट 75 to 80% स्टैटिक है, 20% डायनेमिक है। पेपर 2 सेक्शन A जिसमें IR के थियरीज है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कोल्ड वॉर है, इन सारे टॉपिक्स में आप नोटिस करेंगे कि लगभग 75% के आसपास स्टैटिक एरियाज है, 25 से 30% के आसपास डायनेमिक एरियाज है। सेक्शन B इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में 25 से 30% स्टैटिक एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 65% के आसपास डायनेमिक एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन डायनेमिक एरियाज से क्वेश्चन जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स बेस्ड, तो उसके लिए भी आपको ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके लिए भी आपको स्टैटिक एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1991 से लेकर अब तक हमारी रशिया के साथ कैसे रिलेशनशिप रही है। अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि 1971 जब हमने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था, तब से लेकर अब तक हमारी रशिया के साथ कैसे रिलेशनशिप रही। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लिया आपको 150 वर्ड में लिखना है, तो उसमें लिखने के लिए इतना ज्यादा कंटेंट है ना कि एक एवरेज बच्चा भी 150 वर्ड लिखने में स्ट्रगल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको 2000 वर्ड पता है। आप समझ रहे मेरी बात? प्रॉब्लम कहां है? अभी मैं एक बच्चे से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के बारे में बताइए। और इन दोनों क्वेश्चन को उन्होंने एक क्वेश्चन में मर्ज करके और 150 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा है। मैं क्लास में
इन दोनों टॉपिक पर 500-500 हजार वर्ड लिखवाता हूं। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आपके पास 2000 वर्ड का कंटेंट है, पेपर में आपको 150 वर्ड में लिखना है, जिसमें इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए और कंक्लूजन भी होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको कंटेंट 100 वर्ड ही लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी 50 वर्ड चला जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि कंटेंट की कमी है, कंटेंट तो एक एवरेज बच्चे के पास ऑलरेडी है। यहां दिक्कत यह है कि तुम जो जानते हो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अब क्लास में कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं पेपर 2 में पूछने के लिए, सर क्या पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे? वो है ही नहीं सिलेबस का पार्ट। और बच्चे ये बातें करते हैं कि क्या हम कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। क्या आज तक वहां से कोई क्वेश्चन आया है पिछले 25 सालों में? नहीं। क्या यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ये मेंशन किया है कि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? नहीं। तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? मतलब बेसिकली आपके लिए जो गाइड का काम करता है वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए गाइड का काम करता है। अभी मैं क्वेश्चन कल ही बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 का क्वेश्चन है कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से ज्यादा स्टेबल था। मतलब बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कोल्ड वॉर के पीरियड में जो वर्ल्ड था दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू होस्टाइल कैंप्स लेड बाय यूएसए एंड यूएसएसआर, वो ज्यादा स्टेबल था अभी के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के कंपैरिजन में। अब ये क्वेश्चन कैसा है कि आपको कंटेम्पररी वर्ल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। ये प्योर करंट अफेयर्स नहीं है, ये एप्लीकेशन है, पूरी थीम है। पूरी थीम है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जनरल स्टडीज में क्वेश्चन है जिसका आंसर पॉलिटिकल साइंस का बच्चा बड़ी आसानी से दे सकता है कि चाइना अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्या? इस स्टेटमेंट पर कमेंट कीजिए। अब चक्कर यह है कि अगर आपको यह नहीं पता है कि अमेरिका की हेजेमनी के बेसिस क्या क्या है, फंडामेंटल्स क्या है अमेरिका की हेजेमनी का, तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं जा सकता है। ये इम्पॉसिबल है, बुक में इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं। इनफैक्ट मैंने जो भी सोर्सेस में देखा है उन हर सोर्सेस में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है जो पेपर में नहीं लिखना है। 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि चाइना अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब बात यह है कि चाइना अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो आर्गुमेंट दो, नहीं है तो आर्गुमेंट दो, सिर्फ 100 शब्दों में, और सिर्फ 100 शब्दों में, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिखना है। अब बात यह है कि यहाँ अमेरिकन हेजेमनी के बारे में अगर आपको सही में डीप नॉलेज है कि अमेरिका का वर्ल्ड में बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस है, डॉलर इज स्टिल द मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर स्टिल द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, fourth, American universities are still able to attract the best and the brightest talent of the world, fifth, American consumer brands are the household names across the world, sixth, America is the nerve center of innovation, and so on so forth. ये तो की पॉइंट लिखने में पूरे 100 वर्ड हो जाएंगे। 100 वर्ड हो जाएंगे तो पूरा आंसर कैसे लिखेंगे? वही बात है, सारा गेम ही इस चीज को है कि आपके पास जो कम नॉलेज है ना, उस नॉलेज को किस तरीके से आंसर में आप फॉर्मेट कर सकते हैं, वो बेसिकली तरीका सीखना है स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट जाता है और नई नई किताबें मार्केट से खरीदना शुरू करता है, पीएचडी, हाँ, वो उस पर पीएचडी करना शुरू करता है। चक्कर ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर एक पीएचडी स्कॉलर हो या एक एवरेज बंदा हो, जिसका दिमाग खुला हुआ है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। जिसका दिमाग खुला हुआ नहीं है उसके लिए आंसर देना चैलेंज हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैक्सिमम लोग इसमें 150 वर्ड में ही लिखने की कोशिश करते हैं, जो भी मैंने आंसर देखे कि न्यू कोल्ड वॉर हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। रीजन ये है कि इसमें इतनी बातें लिखनी ही नहीं है, इसमें सिंपली ये लिखना है कि अमेरिका के लिए अगर चाइना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो कैसे है। इसका कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है, अमेरिका के लिए चाइना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, और अमेरिका के लिए वो थ्रेट नहीं है तो कैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इज द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका की मिलिट्री इज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका की करेंसी इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका इज द टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेरिका का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज द नर्व सेंटर ऑफ इनोवेशन। अब आप एक बात मेरे को बताइए, इतने ही पॉइंट लिखने में 100 वर्ड खत्म हो गए। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं कि ज्यादा पढ़ना होता है। बेसिकली आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। मैं बार बार एक बात स्टूडेंट को कहता हूं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में या लाइफ में एक फंडामेंटल रूल होता है, मेरे अब तक के अपने जीवन का एक्सपीरियंस है कि किसी भी एक चीज को ईमानदारी से अगर आप बार बार करते हैं आप उसमें सफल हो जाएंगे।
मान लिया आप कार ड्राइव करना सीख रहे हैं, तो आपको एक बार में 1000 किलोमीटर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तुम डेली 30 किलोमीटर ड्राइव करो, लेकिन 6 महीने तक करो, तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी। तुम अगर ये सोचो कि मैं एक दिन में 1000 किलोमीटर ड्राइव करके कार सीख लूंगा, तो तुम एक्सीडेंट कर दोगे ना, तुम अभी हाईवे पर जाने के लायक नहीं हुए हो। सिंपल सा रूल क्या होता है कि आप कोई भी काम डेली करो, कंसिस्टेंसी। आप पार्क में अगर दौड़ने जा रहे हो ना, तो आप दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, डेली पहुंचो, मेक इट अ पॉइंट, हर दिन वो काम करना है। लोग क्या करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करेंगे। सिविल सर्विसेज एग्जाम भी ऐसा ही है। आप एक ही मटेरियल पढ़ रहे हो ना, डेली पढ़ो उसको, डेली, मतलब इतनी बारी पढ़ो, मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम इरिटेट हो जाओ। अच्छा। जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी में एक बुक पढ़ी हुई है जिसको मैंने 20 बारी पढ़ा है। उस बुक का नाम है सुभाष कश्यप सर की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 20 बारी पढ़ा है मैंने, ऑप्शन के लिए। हाँ, मतलब जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी, वो सब में हेल्प करता है। बच्चों को वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लक्ष्मीकांत से आपका काम हो जाएगा। हाँ। मैंने 20 बारी उस बुक को पढ़ा है, और हर बारी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे नया कुछ मिलता है। अब आप सोच के देखिए, एक आदमी ने उस किताब को 20 बारी पढ़ा है और उसको हर बारी नया कुछ मिल रहा है उस बुक में। इसका मतलब है कि एक सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिंदगी का, कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करो ईमानदारी से, कंसिस्टेंट रहो। ये केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ट्रू नहीं है। तुमको स्विमिंग करनी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, ड्राइविंग करनी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, रनिंग करनी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि नहीं, आईएएस के एग्जाम में कंसिस्टेंसी चाहिए। भाई लाइफ में सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, एक एक काम के लिए जीवन में कंसिस्टेंसी चाहिए। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं हो सकता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मैं मुंबई चला जाऊंगा। दिल्ली और मुंबई जाकर के क्या होगा? तुम्हें बेसिकली जिस लेवल का नॉलेज चाहिए, वो कोई भी एक ऑनेस्ट टीचर तुमको वो नॉलेज दे देगा। तुम्हारे पार्ट पर एक ही काम है कि अगर उसने ईमानदारी से पूरा सिलेबस करवा दिया है, तुम केवल कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब तुम इतनी बारी कंसिस्टेंट रहो ना कि एक बार इरिटेशन होने लगे तुमको कि सब तो पता ही है मुझे, इससे ज्यादा क्या ही बताऊंगा, और एक ही चीज को फिर से दोबारा पढ़ रहा हो, फिर भी दोबारा पढ़ो। सिंपल रूल है जी। अच्छा, सर ने बता दिया कि जो भी पीएचडी करेगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा, आपके फेल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सर ने ये भी बताया कि क्यों जो सिर्फ एक ही ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है। हालांकि टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है, तो भी आप पीएसआई ऑप्शन को लोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी वो चीज है ना, जिसको हम हमेशा अपनी वीडियो में बोलते हैं कि आपको आंसर राइटिंग में, चाहे जीएस की हो या ऑप्शन की हो, गागर में सागर बननी है। वही चीजें सर ने इन डेप्थ बताई है। आपको कम वर्ड्स में ज्यादा चीजें करोगे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको अप्लाई करने की जरूरत है, उसकी थीम्स को समझने की जरूरत है, और करंट अफेयर वाला फोबिया भी आई थिंक आपका दूर हो गया होगा। एडिटोरियल्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अभी तक सर क्या था कि पीएसआई और ऑप्शनल के लिए मोनोपोली थी शुभरंजन मैम की तरफ से, उनका नोट्स भी अच्छा है, क्लासेस भी अच्छी हैं। कि अगर एक स्टूडेंट अपने आंसर्स को लिखता है, किस तरीके से उसको चेक करा सकता है, पीडब्ल्यू में क्या प्रोसेस है इसका। तो सर आप कितनी क्लासेस में अपना पूरा ऑप्शन कवर करा देते हैं? अगर मुझे सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, बेशक चाहे टाइम ज्यादा लग जाए। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, ये इम्पॉसिबल, ये फालतू की बात है। बहुत ज्यादा पढ़ना वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। इसलिए मैं आज भी इस तैयारी को मशीन बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी आपसे लिखने का पेपर लेती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट जब उसको पढ़ लेता ऑप्शन को, ये एक चीज हो गई, पीडब्ल्यू किस तरीके से हेल्प कर रहा है टेस्ट सीरीज में, आंसर राइटिंग में? पीडब्ल्यू इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि जो पढ़ाने की यहाँ पर हमारी पेडागॉगी है, जो मैं अपने ऑप्शनल की बातें कर रहा हूँ, जब मैं अपने ऑप्शनल में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट को पहले से बोल देता हूँ कि अगर काम करना है तो मेरे हिसाब से करना है। एक बार तुम किसी चीज में मास्टर हो जाओ, फिर तुम अपने हिसाब से काम करना। जैसे आप जब जिम में जाते हैं तो पहले आप ट्रेनर के हिसाब से काम करते हैं, फिर जब आप मास्टर होते हैं तब आप अपने हिसाब से काम करते हैं। सही बात। उसी तरीके से यहाँ है, मैं बच्चों से कहता हूँ कि शुरू में तुम कुछ मत करो। जो मैं क्लास में बोर्ड वर्क करता हूँ और बोर्ड पर सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ मैं मेन पॉइंट्स आपको क्लास में लिखवाता भी, और फिर आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में जो भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है वो सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाता है। लेकिन हमारा पीडीएफ एक टॉपिक पर 20 पेज 50 पेज का नहीं होगा। हमारा पीडीएफ होगा 5 पेज 7 पेज का, जिसमें एग्जाम से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने ईमानदारी से उस मटेरियल को पढ़ा हुआ है
तो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हर यूनिट के फिनिश होने के बाद हमारा टेस्ट होगा, वो उसी यूनिट पर बेस्ड टेस्ट होगा। अब उस यूनिट पर बेस्ड टेस्ट में क्या है कि बच्चों के स्टेमिना को हम ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। कोई मेरे से ये पूछेगा कि सर क्या 20 दिन की क्लास के बाद 3 घंटे का टेस्ट नहीं लिया जा सकता? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उस बच्चे में अभी स्टेमिना डेवलप ही नहीं हुई है कि वो 3 घंटा बैठ के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ सके। मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने इनवेरिएबली क्या देखा है कि मैं टेस्ट के लिए मान लिया बच्चों को बुलवा रहा हूं। अब टेस्ट के लिए मैं बुलवाता हूं बच्चों को, तो 3 घंटे का टेस्ट क्या, वो 2 घंटे का टेस्ट देने का भी स्टेमिना उनके अंदर नहीं होता। वो स्टेमिना बिल्ड करने में समय लगता है। तो इसलिए सबसे इनिशियल पार्ट पर बच्चों को क्या करना है, एक कंसाइज मटेरियल, एग्जाम सेंट्रिक मटेरियल आप पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, और उसके बाद आप जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है उन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे 2 बेनिफिट होगा आपके सामने। पहला बेनिफिट ये होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। दूसरा बेनिफिट होगा कि आप बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। एक पढ़ना और एग्जाम ओरिएंटेड रहना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। बच्चा क्या होता है, वो बहुत ज्यादा पढ़ने को एग्जाम की तैयारी समझ लेता है। बहुत ज्यादा पढ़ना एग्जाम की तैयारी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। इनफैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक बचपन से मैं एक स्टेटमेंट सुनता हुआ आता था, आप सबने भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर तुम गलत चीजों पर प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो वो गलत आदतें आपके अंदर इंग्रेन हो जाएगी ना। इसलिए आपको गलत चीजों पर प्रैक्टिस नहीं करना है, रेलेवेंट चीजों पर प्रैक्टिस करना है। हमारा पीडब्ल्यू में ये फोकस होता है कि हम बच्चों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाए। मैं आज भी ये मानता हूं कि एग्जाम की तैयारी ट्रेडिशनल तरीके से ही होती है। मैं आज भी बोर्ड पर अपने हाथ से लिखता हूं, मैं पीपीटी नहीं बनाता हूं। क्यों नहीं बनाता हूं? क्योंकि अगर मैं पीपीटी बनाऊंगा तो साइंस भी ये कहता है कि 2 घंटे का अटेंशन स्पैन दुनिया में 1-2 लोगों का होता है। 1-2 मतलब कि मैं स्टूडेंट की तो बात ही क्या करूं, आइंस्टीन जैसी कैटेगरी का अगर कोई बंदा होगा 2 घंटे तक लगातार वो भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता है किसी भी चीज पर, अगर मैं पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाऊं। अगर मैं बोर्ड पर मान लिया फ्लो चार्ट बना रहा हूं, बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, तो बच्चे के ऊपर वो ऑडियो विजुअल इंपैक्ट होता है। बच्चा जब अपने हाथ से पेन से कुछ लिख रहा होता है तो उसका माइंड इंगेज्ड होता है और वो उस चीज पर कंसंट्रेशन पे करता है। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा कभी कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। ये इम्पॉसिबल, ये फालतू की बात है। अगर कोई ये कहे कि मैं केवल पीपीटी में स्लाइड्स में पढ़ाता हूं और बच्चा कंसंट्रेट कर लेगा, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड का इस लेवल का अटेंशन होता ही नहीं है। और एक ऐसी चीज जो सिविल सर्विसेज में एब्स्ट्रैक्ट चीजें पूछी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिस चीज को हम केवल फील कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, लिबर्टी, इसको हम फील कर सकते हैं, इसको हम हाथ से छू नहीं सकते हैं। जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होंगी उसमें लैंग्वेज का रोल बहुत बढ़ जाता है। और वो लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी आपकी, जब आप मेरी बातें बोर्ड पर समझेंगे, जब मैं लिख रहा हूंगा और मेरे साथ साथ आप अपने नोटबुक पर कुछ स्क्रिबल करते रहेंगे, तो आपका माइंड एंगेज्ड होगा और कनेक्टेड फील करेगा। इसलिए मैं आज भी इस तैयारी को मशीन बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी आपसे लिखने का पेपर लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे नहीं कहती है कि बेटा पीपीटी बना कर खिलाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं, लिखा हुआ पेपर होना चाहिए आपका। तो हमारा अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट चीजें पढ़ाने का होगा। हमारी पेडागॉगी हाई-फाई चीजें पढ़ाने की नहीं होगी। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, हम वो रेलेवेंट चीजें आपको पढ़ाएंगे। हमारी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो हम ग्रेजुअली आपके स्टेमिना को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, न कि हम सडनली आपको 3 घंटे का टेस्ट आपके ऊपर थोप देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा 3 घंटे का टेस्ट नहीं लिख पाएगा। तो सर आप कितनी क्लासेस में अपना पूरा ऑप्शन कवर करा देते हैं? मेरा ऑप्शनल 6 महीने चलता है। 6 मंथ? जी, 6 महीने से कम में मैं अगर ऑप्शनल ये कहता हूं कि फिनिश हो जाएगा सिविल सर्विसेज का, तो मैं सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। पहले दिन जब मैंने पीडब्ल्यू में क्लास लिया था तो मैंने वर्कशॉप में, वो यूट्यूब पर वीडियो है, मैंने बच्चों से कहा था कि 6 महीने का समय लगेगा। ये पूरा समय तुमको मेरे साथ देना होगा। 300 घंटे में से कम में ये कोर्स नहीं हो सकता है। 300-325 घंटे तक ये कोर्स जाएगा। हम 5 डेज क्लासेस रखते हैं, कई बार मैं 6 डेज क्लासेस रखता हूं, और बच्चों के लिए 2 दिन या 1 दिन की मैं छुट्टी देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। जैसे मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ले रहा हूं तो मैं 1 दिन का डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूं। ओल्ड वॉर का टॉपिक ले रहा हूं तो उसमें डाउट नहीं आते हैं,
तो डाउट उसमें नहीं आते हैं, इसलिए मैं जब लेक्चर फिनिश करता हूं तो मैं उनको आधे घंटे का समय देता हूं कि जो डाउट है वो पूछ लीजिए। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डाउट दिमाग में आने में भी 2-3 दिन का समय लग जाता है। जैसे मैं आपके साथ प्लेटो पढ़ रहा हूं, मैं आपके साथ एरिस्टोटल पढ़ रहा हूं, तो अभी क्लास में आपके पास कोई डाउट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जिंदगी में वो चीज पहली बारी पढ़ी है। लेकिन आप 3 दिन 4 दिन के बाद आपके दिमाग में डाउट आना शुरू होगा। इसीलिए जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ाता हूं तो मैं डाउट सेशन रखता हूं सैटरडे को। लेकिन जब मैं आसान टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं, जैसे कोल्ड वॉर टाइप के टॉपिक, जैसे यूएन के ऑर्गेनाइजेशन टाइप के टॉपिक, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो इसके लिए मैं डाउट सेशन हर दिन का रखता हूं कि आपने आज पढ़ा और आधे घंटे का आज समय मैंने डाउट के लिए दे दिया। IR की थियरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं सैटरडे को डाउट का सेशन रखता हूं। ये मेरा अप्रोच होता है। तो लगभग कितनी क्लासेस रहती हैं? 150 क्लास? 150 क्लास, 2 आवर्स ईच क्लास? 2 आवर्स ईच क्लास। आई थिंक मेरा मानना ये भी है कि आप जैसे बोल रहे थे ऑडियो प्लस वीडियो विजुअल्स रहने चाहिए, और आप खुद लिखते हैं, इस वजह से टाइमिंग ज्यादा लगती है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, बेशक चाहे टाइम ज्यादा लग जाए। बिल्कुल। मेरा ये पर्पस नहीं है कि जल्दी से कोर्स फिनिश करवा देना। अगर मुझे सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है तो वो 6 महीने का टाइम ऑप्शनल के पेपर में लगता है, और केवल पॉलिटिकल साइंस में नहीं, किसी भी ऑप्शनल में 5-6 महीने का समय लगता है जस्टिस करने के लिए। तो आपको केवल इस चीज के लिए नहीं पढ़ाना है। मैं यहाँ सिलेबस नहीं केवल फिनिश करने के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ, मेरा पर्पस ये है कि बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा यहाँ आए और वो कोर्स फिनिश करने के लिए आए। मतलब इस कोई पर्पस नहीं है कि तुम कोर्स फिनिश कर लो और तुमको दोबारा से चीजें पढ़नी पड़े। पर्पस ये है कि तुम क्लास में पढ़ के जाओ और तुमको सारी चीजें खुद समझ में आ जाए। पर्पस ये है कि आपको एम्पावर करने की जरूरत है मुझे। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि नहीं, स्टूडेंट को एम्पावर करो। इससे बेहतर होगा कि मैं नहीं पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा, कि मैं ना पढ़ाऊं, बजाय कि मैं जल्दीबाजी में कोर्स फिनिश कर दूं। कोर्स के साथ जस्टिस 6 महीने से कम में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा, अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बताऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो नए फिस्कल इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं, मैं उसके बारे में भी तो बच्चों को बताऊंगा कि मैं केवल ट्रेडिशनल बातें बोलकर तो निकल नहीं सकता हूं। तो इसलिए मेरे सामने तो लिमिटेशंस हैं। अगर मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहा हूं तो मैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट भी तो बच्चों को पढ़ाऊंगा। या मैं ऐसा तो कर नहीं सकता हूं मैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट ना पढ़ाऊं या मैं ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ना पढ़ाऊं। फिर बच्चा मेरे से पूछेगा। अब आप यहां मेरे से बोल सकते हैं कि सर ट्रेडिशनल चीजों के लिए आप नोट्स ही क्यों नहीं ले दीजिए। अगर बच्चा सब कुछ नोट से पढ़ लेता तो फिर क्लास आने की जरूरत ही क्या है। बात यह है ना कि बच्चों को मैं 50 पेज का नोट्स दे दूं, ये तो उसी तरीके से है कि मैं उसको बोल दूं कि तुम जाओ और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट किताब से पढ़ लो। किताब में 700 पेज में लिखी हुई है, 400 पेज में लिखी हुई है। बच्चे के पास इतना समय नहीं है, उसमें जनरल स्टडीज भी पढ़ना है। तो प्रोफेशनल तैयारी का बड़ा रोल होता है। सब्जेक्ट को डिजाइन ही इस तरीके से किया हुआ है कि उसमें 6 महीने का टाइम लगना है। तो सर आपने बोला जैसे 150 क्लास के आसपास आपके क्लासेस रहते हैं जी। और एक क्लास में आपने बताया था कि 5 से 6 पेज का पीपीटी या PDF रहता है। हाँ। तो टोटल आई थिंक 600 पेज में आपका ऑप्शन का नोट्स रहता होगा जो रेलिवेंस रहता होगा स्टूडेंट। हाँ, रेलेवेंट वो 400 पेज ही आपको बार बार पढ़ने हैं। 400, 500, 600 तो बार बार पढ़ने हैं। इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर, उसमें स्टैंडर्ड बुक्स से रिलेटेड सारी चीजें उसमें है, एवरीथिंग। जैसे बेलिस एंड स्मिथ में IR की थियरी सबसे अच्छी है। तो बेलिस एंड स्मिथ की जो IR की थियरी का पोर्शन है वो उसको समराइज करके मैंने नोट्स में डाला हुआ है। अच्छा। जैसे इग्नू में मान लिया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, या इग्नू में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। तो आप इग्नू की 2 बुकलेट अगर पढ़ेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए, जहां से 4 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, तो वो समझदारी नहीं है। वो 400 नंबर के बुकलेट है, 400 पेजेस के बुकलेट है। मैंने उसको कंपाइल करके आपके नोट्स में डाला हुआ है। जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अलग अलग सोर्सेज से मैंने ऑलरेडी हिस्टोरिकल सारी चीजें लेकर के आपके नोट्स में डाली हुई है। कंटेम्प्रेरी चीजें मैं क्लास में करवाता हूं। तो सर मैं ये मान के चलूं कि एक स्टूडेंट का जो स्ट्रगल रहता है एक अच्छे कंटेंट को कंपाइल करने का, वो सारी मेहनत आपने कर ली है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको कुछ स्टूडेंट को पढ़नी पड़ेंगे। उसके अलावा एक बारी पहले आप उस नोट्स को 4 बारी पढ़ ले, लास्ट 10 इयर्स के पेपर को सॉल्व कर ले। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। वैसे उसकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी आपको लगता है पढ़ना है तो उसके बाद पढ़ना है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। जी, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल है। पढ़ना चाहो तो पढ़ो। हाँ, वैल्यू एडिशन के लिए है कि अगर तुमको पढ़ने की इच्छा है ही, कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर बता ही दीजिए, बार बार फोर्स करते हैं,
तो मैं उनको एक दो बुक का नाम बता देता हूं, लेकिन कहता हूं कि बेटे ये पढ़ना तभी है जब आपने क्लास प्लस जो पीडीएफ आपको मिल रहा है, पीडीएफ भी हमारा कोई 50 पेज का पीडीएफ नहीं होता है एक लेक्चर में, 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज टाइप का आपको पीडीएफ रहेगा, जिसमें सारी रिलेवेंट बातें होंगी जो मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा, वही पीडीएफ में होंगी। क्लास में मैं आपको कुछ बातें लिखवाऊंगा भी, तो ये क्लास नोट्स और पीडीएफ पढ़ने के बाद समय मिले तो, उससे पहले नहीं ये काम करना है। अभी तक सर क्या था कि पीएसआई और ऑप्शनल के लिए जैसा कि हमें पता है मोनोपोली थी शुभरंजन मैम की तरफ से, उनका नोट्स भी अच्छा है, क्लासेस भी अच्छी हैं जी, लेकिन स्टूडेंट कहीं पे मार खा जाता है प्राइस पॉइंट को लेके। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैम का मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैम एक बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग टीचर है। मैम बहुत ग्रेट टीचर भी हैं, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान भी है। मैं एक बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा केवल इतना ही पॉइंट है। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। मैं केवल सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाने वाला एक प्रोफेशनल इंसान हूँ जिसको सिविल सर्विसेज एग्जाम की समझ है। ये हो सकता है कि मैं शायद एक अकेडमिशियन नहीं हूं, ये हो सकता है कि मुझे एक अकेडमिशियन की तरह से सब्जेक्ट पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो चाहिए वो मुझे पता है। आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है तो मैं बच्चों को हमेशा क्लास में एक बात कहता हूं कि अपने मन में कभी ये ख्याल ना लाए कि ऑनलाइन क्लास आपने ज्वाइन किया है तो मैं यूं ही कुछ भी पढ़ा के आपको निकाल दूंगा। आपने ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन किया है तो ये मेरी गारंटी होगी कि आपको हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एजुकेशन मिले। अगर मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा हूं, अगर मैं महंगी कोचिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ करके कोचिंग कर सकता हूं। सर एक चीज ये आती है कि अगर एक स्टूडेंट अपने आंसर्स को लिखता है, किस तरीके से उसको चेक करा सकता है? पीडब्ल्यू में क्या प्रोसेस है इसका? पीडब्ल्यू में इसका प्रोसेस है, एक तो टेस्ट सीरीज के जरिए है, दूसरा हमारी डाउट इंजन की फैसिलिटी है, डाउट इंजन के जरिए आप करवा सकते हैं, तीसरा मैं स्टूडेंट को अपनी मेल आईडी भी दे देता हूं। अच्छा, पर्सनल? जी, अच्छा, तो जिसमें स्टूडेंट मुझे भेज सकते हैं। सर एडिटोरियल्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपके एज ए पीएसआई ऑप्शनल एंड एज ए जीएस? बेसिकली पीएसआई और ऑप्शनल हो या जनरल स्टडीज हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम एक लिखने वाला एग्जाम होता है। इसको इस चीज से मत देखिए कि ये ऑप्शनल का पेपर देना है, मुझे जीएस का पेपर देना है। इसको मान के चलिए कि ये लैंग्वेज का पेपर है, बेसिकली लिखने का पेपर है, ये राइटिंग का पेपर है। राइटिंग में हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को डील किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मतलब जैसे जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्शन है, जस्टिस को हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम जस्टिस को फील कर सकते हैं। लिबर्टी को हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्रेस करने का केवल एक तरीका होता है और वो है भाषा। और लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास सिग्निफिकेंट वर्ड पूल होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे के पास वर्ड पूल अच्छा है, लैंग्वेज उसकी ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नोशन को बड़े आसान तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होती है, अच्छी मतलब शशि थरूर टाइप की इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल, जिससे आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, आप लिखते समय बातें भूले नहीं, उसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है? तो जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप एडिटोरियल पढ़िए किसी भी ऐसे न्यूज़पेपर में जो आपको अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो 2 एडिटोरियल होता है, उसमें से एक एडिटोरियल को चूज कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का है, उसको 3-4 बार ही पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको प्रेसी राइटिंग कीजिए। 400 वर्ड का एडिटोरियल होगा, उसको 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। फिर जाकर के देखिए कि क्या एडिटोरियल के सारे पॉइंट्स मैंने अपने प्रेसी में लिखा हुआ है। ये प्रैक्टिस 3-4 महीने कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ये मैं इस बात में यकीन नहीं करता हूं कि जनरल स्टडीज की तैयारी और ऑप्शनल की तैयारी ये डिफरेंट होगी। राइटिंग है, चाहे वो सिविल सर्विसेज ऑप्शनल के लिए लिख रहे हो या जनरल स्टडीज के लिए लिख रहे हो, या मैं अपनी मदर को लेटर लिख रहा हूं, या मैं किसी को मेल लिख रहा हूं, मतलब बेसिकली मेरे राइटिंग का फ्लेयर डेवलप होना है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और राइटिंग का फ्लेयर कैसे डेवलप होगा? जब आपके पास वर्ड पूल ठीक ठाक होगा। ये उसी तरीके से है कि बोलते समय बहुत सारे लोग अटकते हैं। मान लिया मुझे प्लेटो पर लेक्चर देना है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को मैं बच्चों को समझाने जा रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को बिना लैंग्वेज को मैं समझा सकूं बच्चों को? नहीं, पॉसिबल नहीं है।
मेरे पास वो लैंग्वेज होनी चाहिए और उस लैंग्वेज के लिए मेरे पास वर्ड पूल होना चाहिए। उसी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए अगर उसको प्लेटो पर आंसर लिखना है, अरिस्टोटल पर आंसर लिखना है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो अरिस्टोटल ने दिया है उसके पास एक भाषा होनी चाहिए और भाषा के लिए उसके पास वर्ड पूल होना चाहिए। तो बच्चे तैयारी के ड्यूरेशन में ये सोचते हैं कि मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं। क्यों नहीं लिख पा रहा हूं? क्योंकि मुझे चीजें समझ नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको चीजें कई बार समझ आ जाती है लेकिन वो लिखते समय उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वो लैंग्वेज की होती है। और इस प्रॉब्लम को काउंटर करने का सबसे आसान तरीका है 3-4 महीने मेहनत कीजिए, एडिटोरियल को अपने वर्ड्स में लिखिए। देखिए आपकी राइटिंग यूं भी इंप्रूव हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर में। तो जैसे आपने बताया सर, उसमें करीब 500 से 600 वर्ड रहते हैं, उसको तोड़कर 150-200 में लिखे जी। और ऐसे तो आंसर राइटिंग में कर सकता है। बिल्कुल। जो हेडिंग लिखी हुई है उसको एक क्वेश्चन समझे एंड आंसर राइटिंग के तौर पे, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन भी होता है जी, बॉडी के तौर पे उसको तोड़ दे, कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में कर सकता है, कर सकते हैं। मतलब बेसिकली पूरे जैसे हम बचपन में प्रेसी राइटिंग लिखते थे वैसे प्रेसी राइटिंग है। इसको आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लिखना सीख रहे हैं बस। ये पहला स्टेप होता है, फिर आप दिनों दिन बेहतर होते चले जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट को यहाँ बेहतर होना है तो आपको हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। आप लिखते रहेंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल चीज है, ये मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप रेगुलर काम करेंगे इंप्रूव हो जाएगा जी। इंग्लिश का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है सर? इंग्लिश का इतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि एक स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है जी, वो एक तो शिफ्ट करता है तो उसको तो बहुत प्रॉब्लम होती है जी। एक ऐसा होता है कि 10-12 तक वो हिंदी में पढ़ा है फिर इंग्लिश में आ गया, तो जी। इसके लिए आप थोड़ा सा टिप्स देना चाहेंगे तो? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। एक बच्चा चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, ऐसा ना हो कि उसने जिंदगी में कभी इंग्लिश पढ़ाई ना हो, उसने 10, 12 ग्रेजुएशन उसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा हो, तो बेहतर है कि वो हिंदी मीडियम ले, फिर इंग्लिश में आने की जरूरत नहीं है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक बच्चे ने जिसने क्लास 10 तक हिंदी में पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्लास 10 तक हिंदी में पढ़ते हैं, क्लास 12 से वो इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेते हैं क्लास 12 में, फिर वो ग्रेजुएशन में आते हैं और ग्रेजुएशन में वो लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लेते हैं। उनके लिए मेरा सबसे एक प्रैक्टिकल टिप्स होगा कि एक न्यूज़पेपर पढ़िए अपने चॉइस का। यहां मार्केट के कहने पर मत जाइए कि तुम हिंदू पढ़ो और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। जैसे मुझे इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी बच्चों को ये नहीं बोलता हूं कि तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। मैं ये बोलता हूं कि अगर तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी नहीं है तो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते समय मेक इट अ पॉइंट कि मान लिया तुमने एक पेज पढ़ा, उसमें कोई वर्ड आया, गूगल पे जाओ, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, इंग्लिश टू इंग्लिश उसकी मीनिंग देखो, कहीं लिखो मत, दोबारा वापस आओ और दोबारा अगर तुम्हारे सामने वो वर्ड आता है और याद नहीं आ रहा तो फिर से देख लो एक बार। जब टोटल 2000-2500 वर्ड होते हैं जो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, सब हर कोई जो एवरेज लोगों को 2-2500 वर्ड्स चाहिए। वो 2-2500 वर्ड मैंने ये देखा है कि 6 से 8 महीने में कोई भी बच्चा सीख लेता है। 6 से 8 महीने का समय लगता है। आप कहेंगे क्या इससे कम में हो सकता है? क्या मैं वर्ड रटना शुरू कर दूं तो काम होगा? नहीं, वर्ड रटना नहीं, कंटेक्स्ट में देखना है वर्ड को। 6 महीने का समय लगेगा लेकिन ये पूरी जिंदगी आपको पे करेगा। एंड सर, अगर किसी के पास 3 साल का समय हो जी, पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, तो ऐसे भी तो हो सकता है स्टार्टिंग के 6 मंथ अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने पर करे, उसके बाद में मीडियम चेंज कर ले। आप बिल्कुल कर सकता है। तो जो आपने टिप्स बताई उनके थ्रू कर ले। उसको 6 महीने ईमानदारी से ये काम करना होगा, तब कर सकता मतलब है। हाँ, ईमानदारी से, मतलब बेसिकली ईमानदारी से अगर किसी बच्चे को ये काम करना है, उसने 6 महीने तक ये काम किया और उसको बेसिक लेवल की अंग्रेजी पहले से आती है, कोई हिंदी मीडियम का भी होता है, बेसिक लेवल की अंग्रेजी सबको आती है। 6 महीने उसको वर्क करना होगा लैंग्वेज पे। सीधे सीधे अगर मान लिया कि वो ये समझे कि मैं पहले दिन से दूसरे के बराबर लिखना शुरू करूं, तो वो उसकी जरूरत नहीं है ना। आप जिम में जाएंगे तो पहले दिन 200 किलो वजन तो उठाएंगे नहीं। 200 दिन वजन 200 किलो वजन उठाने में एक्सीडेंट हो सकता है। आप पहले दिन अगर गाड़ी ड्राइव करना शुरू करेंगे तो 5th गियर पे गाड़ी तो चलाएंगे नहीं और ना आपको ड्राइवर चलाने देगा। आपको गाड़ी पहले दिन पहले और दूसरे गियर में ही चलानी है, 10 दिन तक पहले और दूसरे गियर में चलानी है। अब इवेंचुअली 5वें गियर में भी चलाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। ये उसी तरीके से है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ जानकारी मिली होंगी पीएसआई ऑप्शन के बारे में, और मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूं सर आपको, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हुए होंगे। यही सर का और मेरा एक एम था कि स्टूडेंट्स का कुछ डाउट क्लियर हो। और आपको अगर इंटरव्यू अच्छा लगा है कमेंट बताना नेक्स्ट इंटरव्यू किसका चाहिए,
और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।